स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार अब स्पीकर को लेकर अपनी रणनीति बना ली है। दोस्तों 118 सांसदों के समर्थन के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के लोगों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया है। 9 से 11 तक रहना पड़ेगा संसद के अंदर मौजूद। बताएंगे किस तरीके की चल रही है तैयारी दोस्तों, और कैसे स्पीकर ओम बिरला की हालत होने वाली है खराब। बताएंगे कैसे प्रियंका गांधी पर लगाए थे गंभीर आरोप दोस्तों, इसके बाद चल रहा है जबरदस्त तरीके का संघर्ष। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर एंट्री होने जा रही है नीतीश के बेटे की। दोस्तों बताएंगे आज नीतीश का बेटा पार्टी में शामिल होगा और कौन से पोस्ट को लेकर चल रही है सबसे ज्यादा चर्चा। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, आगे करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि समय आ चुका है, टाइम आ चुका है अब बीजेपी के नेता और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पोस्ट से हटाने का और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष को एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में हुए डील के मामले को लेकर, एफस्टीन के फाइल से जुड़े मुद्दे को लेकर और एमएम नरवणे की किताब के मामले को लेकर विपक्ष की 3 महिला सांसदों ने नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए नरेंद्र मोदी के सिटिंग एरिया में पहुंच गई थी दोस्तों। जिसके बाद बीजेपी के नेता और देश के स्पीकर ओम बिरला ने एक बयान देते हुए कहा था कि कुछ भी बड़ा हो सकता था, यानी महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि जैसे वो नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने वाली थी। इस बात को लेकर प्रियंका गांधी काफी नाराज हो गई दोस्तों, और बाद में यह भी दावा किया गया कि स्पीकर के चैम्बर में घुसकर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जोरदार तरीके का बवाल किया गया और चैम्बर में गाली गलौज भी की गई। हालांकि बीजेपी वालों के पास एक वीडियो छोटा सा क्लिप भी नहीं है दोस्तों, लेकिन आरोप प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर मढ़े जा रहे थे। इसके बाद मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया दोस्तों कि अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि बीजेपी के नेता और स्पीकर ओम बिरला को पोस्ट से हटाया जाएगा। ओम बिरला के खिलाफ पहले तो अविश्वास का प्रस्ताव जारी किया गया दोस्तों, और अविश्वास के प्रस्ताव पर पहले 50 के आसपास सांसदों ने सिग्नेचर किया था, लेकिन अब आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। 118 विपक्षी सांसदों ने अपना समर्थन करते हुए सिग्नेचर कर दिया और ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है। जयराम रमेश ने कहा कि 9 तारीख से चर्चा शुरू होगी ओम बिरला को पोस्ट से हटाने की, और 118 विपक्षी सांसदों ने इस पर सिग्नेचर कर दिया है। बाकी भी सपोर्ट में हमारे साथ खड़े हैं। जयराम रमेश ने कहा कि यह एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमने जो प्रस्ताव दिया है वो नियमों और परंपराओं के मुताबिक है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। उदाहरण के लिए 1954 में महान स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह संसदीय लोकतंत्र का एक साधन होता है, विपक्ष को इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी बीजेपी के नेता और स्पीकर ओम बिरला को हटाने से पहले स्पीकर के मामले को लेकर चर्चा की जाएगी और सदन के अंदर इस बात पर चर्चा होगी कि स्पीकर कितना बीजेपी का एजेंट बनकर काम करते हैं और कितना निष्पक्ष होकर काम करते हैं दोस्तों। एक एक सांसद अपनी बातों को रखेंगे और कहीं ना कहीं स्पीकर के काम करने के तरीके को लेकर गंभीर सवाल खड़े होंगे। कुल मिलाकर एक मौका होगा स्पीकर के बीजेपी के पक्षपात रवैये को लेकर एक्सपोज करने का दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस टूल का, इस अविश्वास प्रस्ताव के हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है और सारे सांसदों ने अच्छा किया है इस पूरे मामले पर साइन करके, अगर आप भी मानते हैं कि ओम बिरला को एक दिन भी स्पीकर रहने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। ओम बिरला ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमले को लेकर दावा किया था और उसके बाद ओम बिरला के चैम्बर में विपक्षी सांसदों के विरोध के दौरान वो हंस मुस्कुरा रहे थे, इसके बावजूद बीजेपी का मंत्री किरण रिजिजू आकर बोलता है कि ओम बिरला को गाली गलौज किया जा रहा था, यानी विपक्षी सांसदों को बदनाम करने के लिए हर स्तर पर उतरकर ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इसके बाद ओम बिरला के बाद बीजेपी के नेता और अरुणाचल प्रदेश के सांसद किरण रिजिजू के खिलाफ भी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सामने आना चाहिए, यानी सांसदों का अपमान किया गया, इस तरीके का प्रस्ताव लाकर उनके काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर एकदम तैयार है कि स्पीकर को पोस्ट से हटाएंगे, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ा आदेश पार्टी के लोगों के लिए जारी कर दिया है दोस्तों। कांग्रेस ने जो ऑर्डर जारी किया है पार्टी को लेकर वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा के सारे सांसदों से कहा है कि आप लोगों को 9 तारीख से लेकर, यानी 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक किसी भी हालत में संसद के अंदर मौजूद रहना पड़ेगा, सदन में मौजूद रहना पड़ेगा। और 3 लाइन की व्हिप जारी की गई है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत व्हिप जारी की गई है और इस व्हिप को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी सांसद से कि आप लोग पार्टी के आदेश के बावजूद क्यों मौजूद नहीं थे। और अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो उस सांसद को अपने पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है दोस्तों, सस्पेंड भी करवा सकती है। 3 व्हिप का मतलब यह होता है कि पूरी तरीके से पार्टी के कंट्रोल में काम करेंगे सांसद, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सबसे मजबूत व्हिप का इस्तेमाल किया है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर एकदम मजबूती से आगे बढ़ रही है कि ओम बिरला को पोस्ट से हटाना है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन के बाद शुरू हुआ था दोस्तों, और पहले सत्र के दौरान जोरदार बवाल। अब दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है 9 तारीख से, तो बवाल और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। यानी आज 7 तारीख है और परसों से सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होने वाली है। ओम बिरला के नोटिस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जोरदार तरीके
तरीके से चर्चा होगी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के सारे सांसद मौजूद रहेंगे और पूरा का पूरा विपक्ष मौजूद रहेगा। दोस्तों आप लोग किस पूरे मामले पर क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। नीतीश का बेटा आखिरकार जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहा है। नीतीश के बेटे को लेकर एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई जाती है। इसके बाद होता यह है कि 8 मार्च को जनता दल यूनाइटेड में नीतीश के बेटे को शामिल कराने का पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि 7 तारीख को यानी आज निशांत को जेडीयू की ओर से सदस्यता ग्रहण करने की बात कही गई थी। निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और 8 तारीख को आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाएंगे। जेडीयू के सभी सदस्य एकजुट होकर नीतीश कुमार के साथ में खड़े हैं। ये बयान देना पड़ रहा है क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है दोस्तों। ऐसे में 2 नेताओं को जिम्मेदारी है। एक ललन सिंह देखेंगे कि कैसे जनता दल यूनाइटेड को बिहार में चलाना है। दूसरा निशांत कुमार को लाकर उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को परिवारवाद के तहत अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोल दिया और नीतीश कुमार पुत्र मुंह में इस बात को मान भी गए दोस्तों। ऐसे में निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो साथ ही साथ ललन सिंह या फिर जनता दल यूनाइटेड किसी और वरिष्ठ नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी जनता दल यूनाइटेड 2 वरिष्ठ नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, जिसमें एक निशांत भी होंगे, जिनको वरिष्ठ आप बोलिए मत बोलिए, लेकिन एक बात है कि निशांत को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है दोस्तों। निशांत के नाम पर जनता दल यूनाइटेड को चलाएंगे केवल वही नेता जो नीतीश कुमार के आसपास के नेता है। अशोक चौधरी हो या फिर संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो, इन्हीं तीनों चारों नेता को जनता दल यूनाइटेड चलाता आप लोग देखेंगे, क्योंकि निशांत कुमार राजनीति में काफी कच्चे खिलाड़ी है दोस्तों और अभी तक तो उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन नहीं की थी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि निशांत तो केवल बहाना है, जनता दल यूनाइटेड पर कब्जा करना असली निशाना है। और आप लोग जानते हैं कि कौन जनता दल यूनाइटेड के नेता है जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार का प्रभाव जनता दल यूनाइटेड से कम हो और उनके बेटे के नाम पर नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड से दूर किया जाए और निशांत को तो कभी भी राजनीति से साइडलाइन किया जा सकता है। तो उसके बाद जनता दल यूनाइटेड पर कब्जा करने का ये एक तरीका नजर आता है दोस्तों। आप लोग की इस पूरे मामले पर क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश के मामले को लेकर अजित के भतीजे रोहित पवार ने महाराष्ट्र के अंदर सीआईडी की जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि सीआईडी ने विमान कंपनी वीएसआर के मालिक सिंह से पूछताछ की है या उनकी मेहमान नवाजी की है, इसका जवाब देना चाहिए। सीआईडी ने एक दिन पहले वीके सिंह से 28 जनवरी को हुए बारामती के प्लेन क्रैश के मामले को लेकर पूछताछ की थी। अधिकारियों का कहना था कि सिंह से सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पूछताछ की गई। इस दौरान उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि सीआईडी का ज्यादा समय सिंह से पूछताछ में नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने में गया और अधिकारियों ने पूरी तरीके से सिंह के सामने नतमस्तक होते हुए बता दिया कि इस मामले की कोई जांच पड़ताल सही से नहीं की जा रही। काले शीशे वाली पुलिस गाड़ी में मेहमान की तरह लाया गया। इतने बड़े हादसे के बावजूद अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। उल्टा मीडिया और हमारे लोगों के साथ में बुरा बर्ताव किया गया। ऐसे में दोस्तों रोहित पवार खुलकर अपने चाचा अपने काका अजीत दादा के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को भी जय पवार को भी मैदान में उतरना चाहिए, दोनों भाइयों को, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पिता को न्याय मिल सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार अपने काका के न्याय के लिए सबसे आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि एनसीपी एपी के लोग यानी अजीत पवार की पार्टी के लोग सत्ता में है दोस्तों। अगर पार्थ पवार अजीत पवार के बेटे इस मामले पर जोर शोर से आवाज उठाएंगे तो उनकी बातें सुनी जाएगी, जबकि रोहित पवार तो विपक्ष में है तो उनकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। इसके बावजूद रोहित पवार डंके की चोट पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं और जाकर सीआईडी के ऑफिस में जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की है और पूरे मामले पर सही से जांच पड़ताल की मांग की गई है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी सरकार पलटी तो फिर कांग्रेस भी पहुंची खामिनी के मौत के मामले को लेकर श्रद्धांजलि देने के लिए। दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मौत के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर सोनिया गांधी ने दबाव बनाया। दोस्तों सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता में 2 आर्टिकल लिखे। दोनों आर्टिकल में उन्होंने बीजेपी सरकार के विदेश नीति में किए जा रहे बदलाव की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि भारत हमेशा से एक ऐसी विदेश नीति अपनाता रहा है जिसके तहत भारत ने हमेशा से, चाहे ईरान हो, चाइना हो, रूस हो, कोई भी अमेरिका के खिलाफ वाला देश हो, उसके साथ में भी अच्छे संबंध रखे हैं। भारत कभी भी अमेरिका की दोस्ती और अमेरिका की दुश्मनी के आधार पर अपनी रणनीति नहीं बनाता। भारत अपने फायदे के हिसाब से रणनीति बनाता आ रहा था, लेकिन अभी बीजेपी की विदेश नीति से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अमेरिका के हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है। और ईरान के मामले पर यानी ईरान में जो मिसाइल का हथियार का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, उस मिसाइल के हथियार के इस्तेमाल से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर दी गई। और इस मामले पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर सोनिया गांधी ने सवाल खड़ा किया, कई सारे अखबारों में आर्टिकल लिखे दोस्तों। इसके बाद बीजेपी सरकार पर दबाव बना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के विदेश मंत्री ने पहले ईरान से फोन पर बातचीत की, फिर ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की, उप विदेश मंत्री से भी बातचीत की गई दोस्तों। इसके
बाद जो ईरान का दूतावास भारत के अंदर मौजूद है वहां पर जाकर विदेश सचिव को भेजकर विक्रम मिस्री को भेजकर भारत सरकार ने श्रद्धांजलि दी सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनेई को। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अगले दिन अपने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ में पहुंची दोस्तों, और पवन खेड़ा और सलमान खुर्शीद ने जाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोंडोलेंस मैसेज लिखा दोस्तों, यानी संवेदनाएं जताई सुप्रीम लीडर खामेनेई के मौत के मामले को लेकर। इससे पता चलता है कि भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दबाव जो सोनिया गांधी ने इस्तेमाल किया था दोस्तों, यानी उनके दबाव के इस्तेमाल के कारण ही भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पर है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नंगल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। दोस्तों मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया गया। राज्य की 2 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मैदान में 3 उम्मीदवार उतरे हैं। इनके साथ ही हरियाणा के राज्यसभा चुनाव जो है अब वो दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। दोस्तों हरियाणा में 2 राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनाव कराया जा रहा है, यानी अगर एक सीट जीतनी है तो 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी के पास क्योंकि 37 का आंकड़ा है तो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार करमवीर बौद्ध को अपना राज्यसभा का सांसद बना लेगी। दोस्तों ऐसे ही बीजेपी के पास भी अच्छा खासा आंकड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी 40+ आंकड़े के साथ में आराम से अपना राज्यसभा का मेंबर बना लेगी। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी बीजेपी के अपने ही निर्दलीय उम्मीदवार ने कर दिया है। दोस्तों सतीश नंगल मैदान में उतर रहे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, और ये बीजेपी के वोट काटेंगे। अपने 3 समर्थक विधायकों के साथ में निर्दलीय विधायकों के साथ में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास है एक्स्ट्रा विधायकों का वोट है, तो क्या ये वोट कांग्रेस पार्टी नंगल को देगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो एकमात्र राज्यसभा की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार संजय भाटिया, उनके लिए चुनौती खड़ी की जाए। ऐसे में राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर बड़ा फैसला लिया दोस्तों, और इस बार पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता करमवीर बौद्ध को मैदान में उतारा गया। कुल मिलाकर हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा या कांग्रेस पार्टी कोई भी देश की इकाई हो, अब दबदबा केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का होगा, वरिष्ठ नेताओं का होगा दोस्तों। और वरिष्ठ नेता अपने आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर, अपने को मिली रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेंगे और उन नेताओं को आगे करेंगे जो पार्टी की विचारधारा के प्रति 100% कमिटेड है, यानी पूरी तरीके से समर्पण है, आत्मसमर्पण दिखा रहे हैं। अब राज्यसभा की सीट को लेकर कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, यानी जो योग्य होगा उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता करमवीर बौद्ध को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। दोस्तों करमवीर बौद्ध दलित समाज के लोगों के हितों की बातें करते हैं और दलित समाज के लोगों को कांग्रेस से जोड़ते हैं दोस्तों, और दिन रात कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पण दिखाते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। इससे अन्य कार्यकर्ताओं का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के हित में काम करेंगे तो समाज का भी विकास होगा, और कांग्रेस पार्टी भी सरकार में आएगी तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे में दलित समाज के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज भेज रही है कांग्रेस पार्टी करमवीर बौद्ध को अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मीडिया में एक रिपोर्ट भी छपाई जाती है दोस्तों। इस रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि राज्यसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया है। करमवीर बौद्ध के राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर ओबीसी नेता भड़क गए हैं, और वो जो हुड्डा के करीबी नेता हैं वो कह रहे हैं कि जल्द कई और नेता पार्टी छोड़ेंगे। ये अपडेट हरियाणा कांग्रेस से इसलिए जुड़ी हुई दोस्तों क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के अंदर अभी तक कुछ नेताओं का दबदबा चलता था, लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करके जिला अध्यक्षों को असली पावर दी है। जिला अध्यक्ष जितना ज्यादा मजबूत होंगे उतना ज्यादा कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी की खुल्लम खुल्ला एक रणनीति है और इस रणनीति का फायदा पार्टी को मिलेगा दोस्तों। ऐसे में पार्टी के अंदर अंतर कलह को लेकर रिपोर्टें छापते हुए दावा किया जा रहा है कि करमवीर सिंह बौद्ध का विरोध करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले तेलू राम जांगड़ा ने पार्टी के सभी पोस्ट से इस्तीफा दिया है, प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। ऐसे में राहुल गांधी की विचारधारा एकदम क्लियर है दोस्तों कि जिसे पार्टी के लिए लड़ना है वो पार्टी के साथ रहेगा, जो पार्टी के खिलाफ है, जो पार्टी में सीट लेने के लिए बैठा हुआ है, टिकट लेने के लिए बैठा है, तो वे लोग अब पार्टी से जा सकते हैं। राहुल गांधी एकदम सीधे आर या पार की स्थिति में है दोस्तों। राहुल गांधी किसी भी नेता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। राहुल गांधी को भी पता है कि कार्यकर्ता पार्टी के लिए मदद करता है, पार्टी के लिए मेहनत करता है और कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर करमवीर बौद्ध जैसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा नहीं भेजेगी तो आने वाले दिनों के अंदर कौन कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करेगा दोस्तों। तो ये क्लियर कट मैसेज है राहुल गांधी का कि नेताओं के आगे पीछे घूमने वालों को, चेले चपाटों को अब कोई भी मान्यता पार्टी की तरफ से नहीं मिलेगा, यानी उनको कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्टैंड सही लिया है, क्योंकि अगर ये नेता जीत भी जाएंगे चुनाव दोस्तों तो इनका कोई अता पता नहीं है। ये पलटी मार दे जब सीटों के लिए ही, टिकट के लिए ही कांग्रेस पार्टी में आए हुए हैं तो फिर इनका दीन ईमान तो है नहीं, जब मर्जी तब पलटी मारेंगे। और इसीलिए अच्छा है कि पहले ही इन लोगों को पहचान कर इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है दोस्तों जिसे लेकर देश भर के अंदर अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा चल रही थी। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका सरकार ने, सिद्धरमैया सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। कर्नाटका सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों के मानसिक विकास की स्थिति को और मजबूत करने के लिए फैसला लिया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर्नाटका राज्य के अंदर नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही फैसला है, बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल अगर करने देना चाहिए तो पढ़ाई लिखाई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, यानी जिसे बच्चों की मानसिक स्थिति मजबूत हो, यानी मानसिक विकास हो, ना कि सोशल मीडिया जिसमें पूरी तरीके से फुहड़पना पड़ोसा जाता है दोस्तों, जिससे बच्चे पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे ही देश का भविष्य है। और इसमें कांग्रेस पार्टी के फैसले की तारीफ की जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका ने जो फैसला लिया वो पूरा फैसला पूरे देश भर के अंदर लागू किया जाना चाहिए और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूर्णतः बैन होना चाहिए, पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, कोई बट नहीं। तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कही दोस्तों, और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो देश का हर एक देशभक्त बोल रहा है। राहुल कहते हैं कि भारत किसे तेल खरीदेगा किसे नहीं खरीदेगा ये हमारी जरूरत के हिसाब से हम तय करेंगे। ये अमेरिका कौन होता है हमको बताने वाला कि कहां से हम तेल खरीदे कहां से नहीं खरीदे। भारत को मुनाफा का व्यापार करने पर रोक लगाने की हिम्मत अमेरिका को किसने दे दी। प्रधानमंत्री जी, भारत का हित और स्वाभिमान बेचते वक्त आपको जरा भी शर्म नहीं आई, यानी आपने अमेरिका के साथ में व्यापारिक समझौता किया और ये व्यापारिक समझौता आपने भारत के खिलाफ किया, और ऐसा करते हुए क्या आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। आपको इस बात पर जवाब देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ एक पत्रकार है विवेक त्रिपाठी, कहते हैं कि राजनीति का का खा गा नहीं जानते और ना कभी चुनाव उन्होंने लड़ा है, पर इनको सीधा डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, यानी निशांत कुमार को, नीतीश के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ऐसे में विवेक त्रिपाठी आगे कहते हैं कि बात हो रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत की, और निशांत कुमार की काबिलियत सिर्फ यही है कि वो मुख्यमंत्री का बेटा है। अब सीएम के बेटे हैं तो ऐसे ही धुरंधर की तरह एंट्री होगी, फिर राजनीति में परिवारवाद को लेकर दुनिया लाख चिल्लाती रहेगी। निशांत कुमार ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीतिक रूप से कभी सक्रिय नहीं रहे, लो प्रोफाइल रहते हैं, शांत है, गंभीर है, आध्यात्मिक है, एकांत जीवन पसंद करते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताते हैं। सीएम का बेटा होने के बाद भी निशांत राजनीति की चमक दमक से दूर रहते हैं, सार्वजनिक मंचों से भी नजर नहीं आते। 50 साल के हो गए लेकिन शादी नहीं की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और निशांत कुमार अब बिहार के डिप्टी सीएम पोस्ट की शपथ लेने जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राजनीति से इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो फिर ये राजनीति में कैसे सारे समीकरण साधेंगे। निशांत कुमार नीतीश कुमार तो हो नहीं सकते, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई, और निशांत कुमार की पहचान क्या है कि उनका पिता बिहार का मुख्यमंत्री है और इसीलिए निशांत कुमार को यह पोस्ट मिलने जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एक बार फिर से काबिलियत की हत्या की जा रही है दोस्तों, और देश के अंदर जो परिवारवाद को लेकर छाती पीटते रहते हैं चुनाव के बीच में, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद को खत्म कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर दोस्तों परिवारवाद इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज की डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर कोई भी नेता विपक्ष का पोस्ट हो, राज्यसभा के अंदर हो, हर जगह तो कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के अन्य नेताओं को आगे बढ़ा रखा है। केवल एक आध सीट परिवार के पास है, इसे लेकर दावा किया जाता है कि कांग्रेस में पूरा परिवारवाद फैला है। एक मुख्यमंत्री गांधी परिवार से नहीं बना दोस्तों, एक देश का मंत्री गांधी परिवार से नहीं बना, तो ऐसे में गांधी परिवार पर आरोप लगाया जाता है कि वो पूरी तरीके से परिवारवाद चला रहे, जबकि गांधी परिवार का केवल कंट्रोल पार्टी के ऊपर है और पार्टी कोई सरकारी पोस्ट तो है नहीं जहां पर परिवार के किसी व्यक्ति को लाकर थोप दिया गया है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी परिवार का व्यक्ति कोई जो प्रधानमंत्री बना था वो 1990 की बात हुआ करती थी। सोचिए 1990 से लेकर आज लगभग 36 साल हो गए और कांग्रेस पार्टी का कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। परिवारवाद का आरोप फिर भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि ये लोग परिवारवाद केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाते हैं और पूरा पीआर चलाते हैं, पूरा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हकीकत यह है कि भाजपा ने जिसके साथ गठबंधन किया उसको परिवारवाद की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जो इस बात पर छाती पीटते थे कि उन्होंने कभी परिवारवाद नहीं किया, आज उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि विवेक त्रिपाठी एकदम सही बोल रहे हैं, निशांत अगर उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो ये जनता दल यूनाइटेड के करोड़ों कार्यकर्ताओं का अपमान है। साथ साथ दोस्तों भारत ने रूसी तेल की खरीद की शुरुआत कर दी है। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक भारत को रियायत दी है, यानी 1 महीने तक भारत रूस से तेल खरीद सकता है, ये इजाजत दे रहा है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका ने कहा कि हम भारत को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, तो भारत रूस से तेल खरीद सकता है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, कहां से तेल नहीं खरीदेगा, ये तो भारत सरकार और भारत की आम जनता, भारत की संसद तय करेगी। ये अमेरिका कौन होता है भारत को बताने वाला कि कहां से तेल खरीदा जाए, कहां से तेल नहीं खरीदा जाए, कितना तेल खरीदा जाए, कैसे तेल खरीदा जाए, ये तो
तो साफ तौर पर भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने वाली बात है दोस्तों। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर कुठाराघात करने जैसा मामला है और कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो और तेज होगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका कौन होता है बताने वाला कि हमको कहां से तेल खरीदना है कहां से नहीं खरीदना, जवाब बीजेपी सरकार को देना है। साथ साथ दोस्तों बिहार की राजनीति में हो रहे बदलाव का असर अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिहार की सत्ता में हो रहे बदलावों पर प्रदेश कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, पैनी नजर रखी हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बदलेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुर्मी समाज के लोग अपनी नाराजगी जताएंगे। ऐसे में अजय राय ने बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में 25 से 30 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के सिमट जाने को लेकर और नीतीश कुमार के प्रति लोगों के विश्वास को लेकर बयान देते हुए कहा कि ये लोग चुनाव में नारा देकर गए थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ये कहा गया नारा कि 25 से नीतीश कुमार होगा, तो ये तो नारा पूरी तरीके से गलत हुआ। देश की जनता को, बिहार की जनता को बीजेपी ने मूर्ख बनाया दोस्तों। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो सकता है। बीजेपी धीरे धीरे करके अपनी सारी सहयोगी पार्टी को निपटा देगी। आप क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बार हमें चुनाव में कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को बिकना था वो तो बिक गए, बिका हुआ माल अब वापस तो होगा नहीं और बिका हुआ माल बिक गया है। अब जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक बचे हुए हैं सारे खाटी कट्टर कांग्रेसी है और वो कहीं नहीं जाएंगे। विधायक सारे के सारे विचारधारा के प्रति पूरी तरीके से कमिटेड है। 100% कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है और इसीलिए बिल्कुल नहीं हिलेंगे। ये कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है और आगे भी रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर बीजेपी वाले इस बार राज्यसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवार फिर से मैदान में उतारते तो एक बार फिर से बीजेपी वालों को हार का सामना करना पड़ता। इसी डर से इन लोगों ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जाते जाते आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि गर्मी आ चुका है तो आपके लिए प्रोडक्ट है निविया मेन कूल किक। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगल बगल को ठंडा रखने के लिए और गर्मी से आपको राहत मिलेगी। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जय हिंद जय भारत।